नमस्कार, मी जानवी सावंत. आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत आहे. मंडळी, 13 तारीखला वर्ल्ड स्लीप डे आहे आणि 2026 ची थीम आहे चांगली झोप चांगले जीवन. म्हणून याच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे डॉक्टर प्रशांत मखीजा. डॉक्टर, कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. तर विषयाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची ओळख करून देते. डॉक्टर प्रशांत मखीजा हे कन्सल्टंट न्यूरोलॉजिस्ट असून त्यांना सुमारे 10 वर्षांचा अनुभव आहे. सध्या ते वोकार्ड हॉस्पिटलमध्ये पूर्ण वेळ कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे स्लीप मेडिसिन या क्षेत्रामध्ये त्यांची विशेष रुची आहे. झोपेच्या विविध समस्या, स्लीप डिसऑर्डर्स, अनिद्रा, स्लीप ॲपनिया यांसारख्या आजारांचं निदान आणि उपचार यामध्ये ते तज्ज्ञ आहेत. झोपेचे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि योग्य झोपेच्या सवयी याबद्दल जनजागृती करण्यासाठीही ते सातत्याने कार्य करत आहेत. वोकार्ड हॉस्पिटल विषयी सांगायचं झाल्यास वोकार्ड हॉस्पिटल लिमिटेड ही सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांची साखळी आहे. दक्षिण मुंबई, उत्तर मुंबई, नागपूर आणि राजकोट येथे या रुग्णालयांच्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि जागतिक दर्जाच्या प्रक्रियामुळे वोकार्ड हॉस्पिटल रुग्णांच्या सुरक्षिततेला आणि दर्जेदार आरोग्य सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. रुग्णांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे आणि त्यांना अधिक चांगलं आणि समृद्ध जीवन देणे हा या संस्थेचा मार्गदर्शक विचार आहे. त्यामुळेच वोकार्ड हॉस्पिटल देशातील व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित करण्यात येणाऱ्या मोजक्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल समूहापैकी एक मानले जाते. चला तर मग या हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉक्टर प्रशांत मखीजा यांच्याकडून झोपेचं महत्त्व जाणून घेऊयात. डॉक्टर, खरं तर हा सगळ्यांचा आवडीचा विषय आहे झोप, पण बऱ्याच जणांना आता ती मिळतही नाही. तर झोपेचं महत्त्व काय? तो दोस्तों, हम सबको मालूम है हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वस्थ जीवन के लिए हम सब जानते हैं कि हमें सही समय पे और सही तरीके से खाना खाना चाहिए, सही तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि नींद भी हमारे स्वस्थ जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। तो स्लीप एक तरह से भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए। तो स्लीप एक नेचुरल औषधि है। जैसे कि अगर हम सेल फोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही चार्जिंग होना ज़रूरी है। इसलिए नींद हमारे ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए वही काम करता है। अगर हमारी नींद अच्छी रहेगी, हमारी ब्रेन और बॉडी एनर्जाइज रहेगी और हम डे टाइम में, दिन के समय अच्छे से काम कर सकते हैं। इस तरह से नींद हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टंट है। अगदीच. जसं तुम्ही म्हणालात की चांगली झोप असेल तर आपली बॉडी पूर्णपणे एनर्जीने भरलेली असते. चांगली झोप म्हणजे नेमकं काय? तो अच्छी नींद के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। यानी कि सही मात्रा में नींद होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। तो जब हम सोते हैं, हमारी नींद सारी रात एक जैसी नहीं रहती, ये अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड रहती है। जैसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप भी सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। हर स्टेज का महत्व है, इसलिए सही मात्रा में सही स्टेज होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यानी लगातार हमारी नींद बराबर समय पे होनी चाहिए, हम बराबर समय पे उठने चाहिए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या सैटरडे संडे हो। तो जब ये तीनों पैरामीटर सेटिस्फाइड होते हैं, उसे हम अच्छी नींद कहते हैं। जसं तुम्ही म्हणालात की वेळेत झोपलं पाहिजे आणि वेळेत उठलं पाहिजे. मराठीमध्ये असं म्हणतात की लवकर निजे लवकर उठे त्याची धनसंपदा लाभे. तर म्हणून विचारते की आपल्याला झोपेची किती गरज असते? तो नींद की आवश्यकता समय के साथ बदलती है, उम्र के साथ बदलती है। नींद हमारे ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा समय तक सोते हैं। न्यू बॉर्न्स यानी कि जो नवजात होते हैं, वो 14-16 घंटे तक सोते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद। ऐसे ही स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, जो स्कूल जाने वाले हैं या नर्सरी केजी में हैं, वो 10 से 13 घंटे तक सोते हैं। फिर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नींद का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है। जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं, लगभग उनको 10 से 12 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, 9 से 10 घंटे की आवश्यकता होती है। अडल्ट लोगों को जो 18 साल से उम्र के हैं और लगभग 65 साल की उम्र तक के हैं, उनको स्वस्थ जीवन के लिए
ब्रेन और शरीर के विकास के लिए लगभग 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। अगदीच. डॉक्टर, बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण झोपतो वेळेत, मात्र झोप अपुरी होते किंवा खराब होते, सारखे सारखे जाग येते, तर त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो? तो अगर नींद सही तरीके से नहीं हुई है, नींद बार बार रुकती है हमारी या उठते हैं हम नींद में, तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर किसी की अच्छी तरीके से नींद नहीं हुई है तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, सर में भारीपन या सर दर्द सुबह हो सकता है। ऐसे लोग थोड़े इरिटेबल होते हैं, उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, जरा सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। उनका अटेंशन स्पैन जो होता है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो हम सबको मालूम है कि अगर कोई टैक्सी वाला गाड़ी चलाता है और वो शराब का सेवन करता है, तो ऐसे लोगों को पुलिस चेक करती है, उनको अल्कोमीटर से देखती है कि उनकी बॉडी में शराब की मात्रा कितनी है। अगर एक लेवल से मात्रा ज़्यादा है तो उनको लीगली ड्राइविंग के लिए अलाउड नहीं रहता, क्योंकि हमको मालूम है शराब से हमारा एकाग्रता भंग होती है और हम अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चला पाते। नींद का भी असर हमारे शरीर और ब्रेन पे लगभग ऐसा ही रहता है। तो जो लगभग 24 घंटे से ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हैं, सही मात्रा में नींद नहीं ली है, उनकी एकाग्रता भी लगभग ऐसे व्यक्ति के जैसे हो जाती है जिसने शराब का सेवन किया हुआ। तो ये तो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन लगातार लंबे समय तक हमारी नींद अच्छी न रहे तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट और ब्रेन की समस्याएं हो सकती है, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, उनको स्ट्रोक या लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में प्रॉब्लम आता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। ना केवल ये, अब रिसर्च ऐसा भी बताती है अगर किसी की व्यक्ति की नींद लंबे समय तक प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति लोगों को उम्र के साथ डिमेंशिया या ब्रेन की कमजोरी होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। अगदीच. पण डॉक्टर, मग चांगल्या दर्जाची झोप ही कशी मिळवायला हवी? आपल्या झोपेच्या सवयी कशा असायला हव्यात? तो अच्छी नींद के लिए हमें कुछ उपाय समझने चाहिए कि हमें पहले तो एक अच्छा शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम लगभग रोज ही, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे रेगुलर हमारा वर्किंग टाइम हो, हम एक ही समय पे उठें और एक ही समय पे बिस्तर पे सोने जाएं। नींद से अगर हम 3-4 घंटे पहले अपना जो रात का डिनर है वो फिनिश कर सकते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। नींद होने के जो हमारा समय है उससे पहले 1-2 घंटे पहले हम स्क्रीन टाइम अवॉइड करें, यानी कि जो टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप जो हमको ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को पहुंचाती है, वो हमको एक सिग्नल पहुंचाती है कि जगने का वक्त है। तो अगर हम जो हमारा यूजुअल स्लीप टाइम है उसके 1-2 घंटे पहले अगर इन चीज़ों से दूर रहें तो हमको अच्छी नींद आएगी। हमको ये भी समझना है कि नींद के 1 घंटे पहले हम अपने ब्रेन को एक्सरसाइज ना करें, हम प्लानिंग ना करें, हमें ऑफिस का टाइम के बारे में ना सोचें कि हमको कल के दिन ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है या ये चीज़ें तैयार रखने हैं। 1 घंटे पहले हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखना है और हम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या कुछ किताब पढ़ सकते हैं जो मन को शांति दे। जो हमारा बेडरूम है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, शांत होना चाहिए और उसमें अंधेरा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग दोपहर में सोते हैं, तो ये कल्चरल थिंग है, कहीं कहीं जगह लोग दोपहर में सोते हैं, लेकिन अगर दोपहर में हम लंबी नींद लेते हैं तो हमारी नींद, रात की नींद प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप नैप लेते भी हैं डे टाइम में तो हमको समझना है हमारे घड़ी के हिसाब से 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ साधारण उपाय हैं जो हमारी रात की नींद को बेहतर बनाती है। अगदीच. डॉक्टर, जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की खराब झोप ही आपल्या आरोग्यावर परिणाम करते, तर असे झोपेशी संबंधित आजार किंवा विकार कोणते आहेत? तो नींद से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जो नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 4 मोटे तरीके से देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको बराबर अपॉर्चुनिटी है सोने की, लेकिन फिर भी हम सो नहीं पाते हैं। तो ऐसा अगर
हफ्ते में कई दिन हो रहा है और ऐसा लगभग 3 महीने तक होते चले जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंसोम्निया है, उनको नींद आने की समस्या है। इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम रात को सो रहे हैं लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और डे टाइम में भी सो रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। ये एक दूसरा प्रकार है जिसके साथ नींद के रोगी हमारे पास आ सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि ड्राइविंग करते करते भी ऐसे लोग सो जाते हैं। तीसरा है, कई बार नींद में लोगों को अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ लोग नींद में चलने भी लगते हैं या खाने लगते हैं। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ भी आ सकते हैं जो नींद से संबंधित हो। चौथा एक इम्पॉर्टेंट प्रकार का बीमारी है जो हम देखते हैं कि कई बार लोगों को रात में सोते वक्त जब वो नींद की अवस्था में चले जाते हैं, वो जोर से खर्राटे मारते हैं और उनकी सांस, उनके बेड पार्टनर देखते हैं कि कई बार रुक जाती है। उसे हम कहते हैं स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। तो ये 4 प्रमुख तरह की समस्याएं हैं जो नींद से जुड़ी हो सकती हैं और ऐसे लोग स्लीप फिजिशियन को दिखाने आते हैं। अगदीच. पण डॉक्टर, मग झोपेचं मोजमाप कसं केलं जातं? कारण आपण जनरली म्हणतो की आपल्याला 7 ते 8 तासाची झोप हवी, तर हे मोजायचं कसं नेमकं? तो नींद को मापने के लिए कई तरीके हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चनर्स होते हैं, स्लीप डायरी होती हैं, जो हम कई बार पेशेंट जब हमारे पास नींद की समस्याएं लेके आता है तो उनको खुद मेंटेन करने को बोलते हैं कि आप एक अपना स्लीप शेड्यूल लिखिए। एक स्टैंडर्डाइज डायरी होती है जो स्लीप सोसाइटीज़ हमको बताती हैं, उसके आधार पे वो अपना स्लीप मापते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है जो कि थोड़ा इनएक्यूरेट भी हो सकता है, सही तरीके से नहीं बता सकता है। इसके अलावा कुछ वेरेबल डिवाइसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिग्राफी, जो मूवमेंट बेस्ड पैरामीटर से हमको बताते हैं कि हम कितने देर तक सोए हैं, कब कब सोए हैं, कब कब जगे अवस्था में थे। जो सबसे सही तरीका है उसे हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी, जो हम स्लीप लैब में करते हैं और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसे हम पॉलीसोमनोग्राफी लेवल 1 कहते हैं, जो कि एक टेक्नीशियन के सुपरविजन में होता है, जो ट्रेंड होता है। इसमें हम ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं ईईजी, जिससे हमको पता चलता है नींद की कौन सी अवस्था है। नींद की अवस्था जानने के लिए आई मूवमेंट ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी पॉलीसोमनोग्राफी में चेक किया जाता है। साथ में पॉलीसोमनोग्राफी में हम ये भी चेक करते हैं कि पेशेंट की नींद के दौरान धड़कन कैसी थी। एक ईसीजी का भी पैरामीटर रहता है। उनकी सांस में कोई रुकावट तो नहीं थी, ये एक पैरामीटर भी असेस किया जाता है। उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा था, ये भी असेस किया जाता है। नींद के दौरान उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, ये भी असेस किया जाता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे हम कहते हैं ईएमजी। तो कई बार पेशेंट को लेग मूवमेंट होते हैं तो वो ईएमजी के द्वारा मापे जाते हैं। तो ये जब सब पैरामीटर हम असेस करते हैं अंडर सुपरविजन, उसे हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। इन सब तरीकों से हम नींद की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं। अगदीच. या झोपेविषयी आणि झोपेचं एकूणच जे महत्व आहे त्याविषयी मला अजून जाणून घ्यायचं आहे. मात्र वेळ झालेली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आरोग्यम धनसंपदा. विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण चांगल्या झोपेचं महत्व जाणून घेतोय आणि यावर मार्गदर्शन करताय डॉक्टर प्रशांत मखीजा. डॉक्टर, स्लीप क्लिनिक विषयी बऱ्याच वेळा आपण ऐकलेलं असतं, पण स्लीप क्लिनिक म्हणजे नेमकं काय हेच माहीत नसतं, तर त्याविषयी सांगा. तो दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, अक्सर सबसे पहले वो अपने फैमिली फिजिशियन को मिलते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि स्लीप एक अलग ही स्पेशलिटी है। तो अगर नींद से संबंधित हमारी कोई भी बीमारी है तो हमको एक सर्टिफाइड स्लीप फिजिशियन, जिनको इसके बारे में विशेषज्ञता है, उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बीमारी के तह तक जा सकते हैं और आपकी बीमारी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक स्लीप क्लिनिक में न केवल एक सर्टिफाइड स्लीप फिजिशियन होता है, स्लीप क्लिनिक यूजली एक टीम वर्क है जिसमें साथ में मनोरोग विशेषज्ञ भी होता है, एक स्लीप फिजिशियन रहता है, एक स्लीप साइकोलॉजिस्ट भी रहता है,
क्योंकि कई बार पेशेंट्स को एक थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्लीप क्लिनिक में एक सर्टिफाइड स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है जो कि स्लीप स्टडी सुपरविजन में कराता है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उसे हम कहते हैं स्लीप क्लिनिक। निश्चितच. तर मंडळी, तुम्हाला सुद्धा जर झोपेच्या अशाच काही समस्या असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, मग आपल्याला जर झोपेच्या काही तक्रारी असतील तर झोपेच्या तज्ञ डॉक्टरांकडे, स्लीप फिजिशियनकडे आपण नेमकं कधी जायला पाहिजे? तो जैसा मैंने आपको बताया, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम के 4 प्रकार के रोगी होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को नींद आने में प्रॉब्लम आती है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है फिर भी वो सो नहीं पा रहे हैं, या सोते हैं तो बार बार नींद से जग जाते हैं, या अर्ली मॉर्निंग उनकी नींद पहले से ही खुल जाती है। और ऐसा अगर लगातार चले जा रहा है, हफ्ते में कई दिन उनको ऐसा होता है और लगभग 3 महीने तक ऐसा होता रहता है, ऐसे लोगों को स्लीप फिजिशियन के पास जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बराबर रात को सो रहे हैं फिर भी दिन में उनको ऐसा जगते समय ऐसा लग रहा है कि उनको फ्रेश या ताजगी का एहसास नहीं हो रहा, और वो ऑफिस टाइम में, डे टाइम में सो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी स्लीप फिजिशियन से मिलना चाहिए। तीसरा, जैसे मैंने बताया, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नींद में अलग अलग बर्ताव करते हैं, जैसे कि नींद में बड़बड़ाना, नींद की अवस्था में चलने चले जाना, नींद में कुछ खाने चले जाना, या अपने बुरी सपनों के साथ हाथ पैर चलाना। ऐसे लोगों को भी स्लीप फिजिशियन से मिलना चाहिए। चौथा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि कई बार ये पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं करता लेकिन उनके बेड पार्टनर को प्रॉब्लम करता है कि वो जोर जोर से खर्राटे लेते हैं, जिससे ना कि उनकी नींद अस्वस्थ होती है, उनके बेड पार्टनर की नींद भी प्रभावित होती है, वो सही से सो नहीं पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जोर से खर्राटे लेता है, सुबह उठ के उनको फ्रेशनेस नहीं लगता, या उनको सर में भारीपन लगता है और दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उनको स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और ऐसे लोगों को भी अपने स्लीप फिजिशियन को जरूर मिलना चाहिए। अगदीच. मंडळी, तुम्हालाही जर अशा काही झोपेसंदर्भात समस्या असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, अगदी शेवटी प्रेक्षकांसाठी काही स्लीप टिप्स असतील तर सांगा. दर्शकों, मैं आपको एक सिंपल टिप बताना चाहता हूँ। उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 10-3-2-1-0। यानी कि हमारा जो यूजुअल स्लीप या बेड टाइम है उससे 10 घंटे पहले हमको कोई स्टिमुलेंट नहीं लेना है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या तंबाकू का किसी भी प्रकार में सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी रात की नींद को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, हमको नींद से 3-4 घंटे पहले कोई हैवी फूड या हैवी मील नहीं लेना है, या शराब का सेवन नहीं करना है, वो हमारी रात की नींद को खराब कर सकता है। नींद से 2 घंटे पहले हमको कोई ब्लू लाइट एक्सपोजर नहीं लेना है। तो ब्लू लाइट एक्चुअली ब्रेन के लिए एक अलर्टिंग सिग्नल है, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि यह जगने का वक्त है। इसलिए सोने के यूजुअल समय से 2 घंटे पहले हमको मोबाइल से, टेलीविज़न से, लैपटॉप से दूर रहना है। चौथा, नींद के 1 घंटे पहले हमको अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है। हमको कल के दिन ऑफिस में क्या करना है, कल की मीटिंग का प्लानिंग, या ब्रेन को किसी भी प्रकार से मेंटली एक्सरसाइज नहीं करवाना है, वो हमारी नींद को, रात की नींद को प्रभावित कर सकता है। और जब हम सुबह के वक्त उठते हैं तो अक्सर लोग देखते हैं कि अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और स्नूज़ बटन दबाए चले जाते हैं। तो बार बार हमको स्नूज़ बटन दबाने की ज़रूरत ना पड़े, हम एक ही बार उठ जाएं। तो अगर हम ये साधारण नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा रात की नींद स्वस्थ रहेगी और अगले दिन हम स्वस्थ तरीके से अपना काम कर सकेंगे। जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि नींद हमारे न केवल मन के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम हेल्दी फूड के बारे में समझते हैं, एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं, नींद को एक नेचुरल औषधि समझिए और याद रखिए, हमारा कल का स्वस्थ दिन आज की अच्छी नींद पे निर्भर करता है। अगदीच.
तर मंडळी, आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात झोपेचं महत्त्व खरं तर खूप आहे, पण आपण झोपेकडे दुर्लक्ष करत असतो. चांगली झोप ही चांगल्या आरोग्याचा पाया आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे तुम्हालाही जर झोपेच्या संदर्भात अशा काही समस्या असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, तुम्ही इथे आलात आणि झोपेसंदर्भात आम्हाला खूप छान माहिती दिली, मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू. तर आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा TV9 मराठी.